हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कृषि को जाना था, उद्योग जाना था, और पार्ट 2 में हम जानेंगे इनके पहले शिल्पकला को, फिर और भी इनके मतलब कि कौन से स्थान थे फेमस, ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। शिल्पकला से संबंधित इनके कुछ तथ्य हैं, उसको जानते हैं। हड़प्पाई, आपने कल जाना कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों एक ही नाम है। तो हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे। यानी कि हड़प्पा काल के जो लोग थे वो कांस्य यानी कि जो कांसा होता है उससे वस्तुओं का निर्माण कैसे होगा और उनका उपयोग कैसे होगा, इस चीज से वो लोग भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। दोस्तों, राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, जिसका नाम है खेतड़ी खान, वहां से तांबा प्राप्त किया जाता था। और जो टीना होता है, टीन, ये लोग ना अफगानिस्तान से मंगाते थे। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बुनाई उद्योग में जो प्रयोग किया जाता था ठप्पा, वो बहुत सी वस्तुओं पर पाया गया है। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। दोस्तों, जो वहाँ पे मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता का जो घर था, मतलब कि वो सब ईंटों का बना था। वो नगरीय सभ्यता थी, ईंटों का बना था। जो बड़ी बड़ी ईंट से निर्मित संरचना थी, उससे देखकर ये पता चलता है कि उस टाइम पर भी मिस्त्री जो घर बनाते हैं, शिल्पकार होते हैं, उनका भी अस्तित्व था। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव का निर्माण करना जानते थे, मनके का निर्माण करना जानते थे, ऊपर से मुहरे भी बनाने की विधि, जो मुहर बनाने की विधि है वो भी इनको अच्छे से पता था, मतलब इससे भी भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हैं उनका निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा वासी मिट्टी के बर्तन का निर्माण अधिक मात्रा में करते थे। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थीं। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग चमकदार बर्तन का निर्माण करते थे। वहीं पे जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में जौहरी लोगों का भी प्रचलन था, जो सुनार होते हैं। अब बात करेंगे संस्थाओं के बारे में। सिंधु घाटी के सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिखित साक्ष्य हैं वो बहुत कम मात्रा में मिले हैं, और जो मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिन कार्य है। अगला पॉइंट है कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातात्विक अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि उस समय पुजारियों का भी कोई अस्तित्व नहीं था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों का ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई मतलब कि जैसे नहीं होता है शासक, एक राजा होता है, जैसे कुछ उच्च वर्ग के लोग होते हैं जो शासन करते हैं, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सब लोग समान थे, सबको समान दर्जा प्राप्त था। हड़प्पा सभ्यता अनुयायिता व्यापारी वर्ग का शासित थी। मतलब कि व्यापारी वर्ग के लोग थे, थोड़ा जो उच्च लेवल के थे, उसमें कोई राजा नहीं था।
कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता के कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। अब इनके धर्म के बारे में जानते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का धर्म क्या था, ये लोग किस धर्म को मानते थे, किसकी पूजा करते थे, ये सब हम जानेंगे। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरा की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा करते थे। ये लोग पृथ्वी की पूजा उस तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। जो मिस्र के लोग हैं वो नील नदी की पूजा देवी की तरह करते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उर्वरा की देवी धरती माता को मानते थे और इनकी पूजा करते थे। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। पुरुष देवता के रूप में मतलब कि ऐसे माता के रूप में तो ये लोग धरती माता की पूजा करते थे, लेकिन पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योग मुद्रा में बैठे हैं, यानी कि आसन की मुद्रा में नहीं होता योग, जैसे हम योगा करते हैं उस मुद्रा में बैठे हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैर के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ यानी कि महादेव की संज्ञा दी गई है। वहाँ पे जो मूर्ति मिली है जो देवता की, उनके एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा, उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र है और उनके पैरों के पास 2 हिरण हैं। इस जो मूर्ति मिली है, इस मूर्ति को पशुपतिनाथ यानी महादेव की संज्ञा दी गई है कि ये महादेव की मूर्ति है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे, ये वृक्षों को नहीं काटते थे। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 पशु जो थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक था एक सींग वाला गैंडा, आपने देखा होगा, और दूसरा कुबड़ वाला सांड, जो सांड का कुबड़ उठा रहता है वो। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अधिक मात्रा में जो ताबीज होती है वो भी प्राप्त किए गए हैं। अब जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। दोस्तों, भारत में कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, लोथल के साथ साथ लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटडा ये गुजरात में है। दोस्तों, अभी यूनेस्को में हाल ही में ये शामिल हुआ है धोलावीरा। अब यहाँ पे हम इमेज के माध्यम से देखेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये इंडिया का पूरा है, ये इंडिया का है। यहाँ से ये पूरा इंडिया है, इधर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे, ये देखिए पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, चनहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा रावी नदी के पास यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तान में है। वहीं पे कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, वहीं आलमगीरपुर, लोथल और यहाँ पे मांडा, ये सभी जो है ये इंडिया में है, ये इंडिया में है। और ये जो तीनों हैं चारों, ये सभी पाकिस्तान में है। और इंडिया में कहाँ कहाँ पर है आप ये देख रहे होंगे, लोथल ये गुजरात में है, यहाँ पे आप लोथल देख रहे हैं। और यहाँ पे कालीबंगा देखिए, हड़प्पा, मांडा, वहीं पे ये देखिए यहाँ पे बनवाली, ये जो बनवाली है ये हरियाणा में है, बनवाली ये यहाँ पे है ना, ये हरियाणा में है। वहीं पे आप देखिए रोपड़ पंजाब में है। पाकिस्तान में क्या क्या है, तो पाकिस्तान में आपका हड़प्पा रावी की नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंध में सिंधु नदी पर, और चनहुदड़ो सिंध में। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जे फ्लीट द्वारा मुहरों की खोज के बाद 1921 से 22 में हड़प्पा में सर जॉन
हॉबर्ट मार्शल के तहत एक उत्खनन अभियान के दौरान पहली बार सभ्यता की खोज हुई थी। दूसरा पॉइंट है हड़प्पा के खंडहरों की खोज मार्शल रॉय बहादुर, दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने की थी। अब मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के खंडहरों की खुदाई पहली बार आर.डी. बनर्जी, ई.जे.एच. मैकेल ने की थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन का कारण अभी तक विवादित है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में कई ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं कि सिंधु घाटी का जो पतन हुआ है वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ है। मतलब कि इन प्राकृतिक आपदाओं से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मंद गति से हुआ है, परंतु निश्चय कारण माना गया है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया हो। प्राकृतिक कारक भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। एक प्राकृतिक कारक वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। दोस्तों, मतलब कि पूरा मिला के ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 जो आपको मिलेगा, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम विविध डिस्कस करेंगे। विविध क्या होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गए हैं फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी अधिक चांस है, उन सभी बचे हुए पॉइंट्स को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। दोस्तों, छोटी छोटी वीडियो है, जैसे कि आपको 10-15 मिनट की ऐसे वीडियो है, 1 घंटे में आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से ट्रस्ट मी आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।